Hi friends, this is Akshay Patil and welcome you all in the Patil's Path. Today we will learn about the CPI and the revised base year of the CPI. Recently, the Ministry of Statistics and Program Implementation has released a new CPI series in February 2026. But before going into the current changes in the CPI, we will first understand what it means by CPI. CPI एक तरह का इंडिकेटर है जो हमारी डेली लाइफ में हमारी डेली लाइफ कितनी एक्सपेंसिव हुई है या फिर कितनी चीप हुई है इसको कैलकुलेट करते हैं। आप मंथली बेसिस पे रेगुलरली कुछ आइटम्स बाय करते होगे मार्केट से, जैसे राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, कुकिंग ऑयल। हम जो ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में बस का फेयर देते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे तो स्कूल की भी एक फीस होती है, या फिर हमारे डेली या कुछ रिकरिंगली मेडिकल एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो इन सब की प्राइजेस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो विद टाइम इंक्रीज होता जाता है और इसी इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन के तौर पे जानते हैं। तो इसी इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो काम करता है उसको हम सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इस सीपीआई का एक बेस ईयर होता है। तो ये बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसके प्राइजेस को या फिर जिस ईयर के पैटर्न को, कंजम्पशन पैटर्न को हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न माने। सपोज हमारा सीपीआई का बेस ईयर अभी रिवाइज किया है, वो है 2024। इस 2024 में एक पार्ले जी के पैकेट का कीमत था 10 रुपीज। अब इस पार्ले जी के पैकेट का कीमत 2026 में हो जाता है 12 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज है इसको हम 100 कंसिडर करेंगे। दिस 10 रुपीज आर कॉल्ड एज कंसिडर एज 100। अब ये जो 12 रुपीज का 2 रुपीज का इंक्रीज हुआ है 2026 में एक पार्ले जी के पैकेट में, अगर इसको हम परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करें तो ये होगा 20%। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा 2026 में इन्फ्लेशन है 20% एज कंपेयर टू 2024। सो किसी भी करंट लेवल के जो प्राइजेस है उसको हम कंपेयर करेंगे 2024 से, 2024 से। तो यहाँ पे हमारा 2024 है बेस ईयर। तो मिनिस्ट्री ने जो बेस ईयर अपडेट किया है वो किया है 2024, 2024। अर्लियर बेस ईयर वाज 2012 और इसलिए इस 2012 में जो डाटा कलेक्ट किया जाता था वो 2011-12 का, पर जो 2024 में बेस ईयर रिवाइज किया गया है उसमें डाटा कलेक्ट किया जाएगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो 2023-24 में हुआ था। इस अपडेटेड सीरीज के अकॉर्डिंग जनवरी 2026 में जो फर्स्ट डाटा पॉइंट है इन्फ्लेशन का वो है 2.75%। मतलब जनवरी 2026 में इन्फ्लेशन की लेवल थी 2.75% एज कंपेयर टू 2024। व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द बेस ईयर? विद टाइम बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। 2012 और 2026 में अगर हम कंपैरिजन करें तो लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर में एक इवोल्यूशन आया है। और अगर हमें ये कंजम्पशन बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए उसको कैप्चर करना है तो इट इज नेसेसरी दैट वी चेंज आवर बेस ईयर। नेक्स्ट, शिफ्ट इन स्पेंडिंग। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऑलमोस्ट 80 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री में फूड ग्रेन्स बांटा जा रहा है। अब अगर लोगों को फ्री में फूड ग्रेन्स मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि उनका फूड ग्रेन में जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो चुका है। पर जो 2012 का जो सीपीआई का सीरीज था उसमें फूड ग्रेन के आइटम को 45% का वेटेज दिया गया था। तो ये जो शिफ्ट हुआ है स्पेंडिंग में उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमें रिवीजन करना जरूरी पड़ता है बेस ईयर को। अगर कुछ न्यू सर्विसेज इमर्ज हुई है, जैसे ओटीटी वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द आइटम्स हम बाय करते हैं वो अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से बाय करते हैं। तो ये चेंजेस 2012 में नहीं थे। तो इन चेंजेस को अगर हमें कैप्चर करना है तो इसलिए हमें सीपीआई का बेस ईयर रिवाइज करना बहुत जरूरी बनता है। नेक्स्ट, इंक्रीज ग्रैन्युलरिटी। अर्लियर क्या होता था, हम जितनी भी चीज़ें डेली बाय करते हैं उसको सीपीआई 6 ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देता था। पर ये जो ब्रॉड ग्रुप्स थे ये बहुत ही मिक्स तरह के थे। मतलब अगर फूड है तो फूड में वेजिटेबल्स भी आते हैं, मिल्क भी आते हैं, पल्सेस, फ्रूट, स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें आती है।
इन सभी को एज अ फूड करके क्लासिफाई कर दिया जाता था। और अब जब इसमें से किसी में से भी इन्फ्लेशन हुआ तो वो फूड में कैटेगराइज कर लिया जाता था। पर अब सीपीआई के रिवाइज सीरीज में इन्हीं 6 ग्रुप्स को इंक्रीज करके 12 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, और ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल और क्लियर ग्रुप्स है। जैसे कि अगर फूड एक कैटेगरी तो उसको ब्रेक डाउन किया गया है, उसको सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, बेवरेजेस ऐसे अदर कैटेगरीज भी इंक्लूडेड किया गया है। अब जब भी फूड में इन्फ्लेशन होगा तो देखा जाएगा कि फूड में से किस आइटम में इन्फ्लेशन हो रहा है, सीरियल्स में हो रहा है, वेजिटेबल्स में हो रहा है, मिल्क में हो रहा है। तो इस तरह से एक अपडेटेड सीरीज है, और ये जो अपडेटेड सीरीज है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि COP 2018 उसके अकॉर्डिंग है। एक ग्लोबल सिस्टम है जो हाउस होल्ड के कंजम्पशन को क्लासिफाई करने के लिए इंटरनेशनली यूज किया जाता है। तो इससे क्या फायदा होगा? एक तो हमने एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अडोप्ट कर ली, और दूसरा अब हमारे इंडिया के इन्फ्लेशन को हम अच्छी तरह से अदर कंट्रीज के इन्फ्लेशन से कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इंक्रीज ग्रेन्युलरिटी। नेक्स्ट, एक्सपांडेड बास्केट। जितने भी आइटम्स कैप्चर किए जाते हैं उसमें इंक्रीज किया गया है। पहले 299 आइटम्स कैप्चर किए जाते थे, अब 358 आइटम्स कैप्चर किए जाएंगे। उसमें 308 गुड्स होगी और 50 सर्विसेज होगी। रूरल मार्केट्स का एक्सपेंशन किया गया है। पहले 2012 वाले सीरीज में 1181 मार्केट्स को कैप्चर किया जाता था, अभी 1465 मार्केट्स कैप्चर किए जाएंगे। उसी तरह से अर्बन मार्केट्स में भी इंक्रीज किया गया है। पहले 1114 मार्केट्स कैप्चर किए जाते थे, अब 1395 मार्केट्स को इंक्लूडेड है। अब जो नई चीज हुई है कि पहली बार डिजिटल मार्केट प्लेसेस में से भी डाटा कैप्चर किया गया है। ऐसे 12 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में से फर्स्ट टाइम डाटा कैप्चर किया गया है। सो दिस इज अ न्यू चेंज इन द 2026 रिवीजन, मेजर वेटेज रिवीजन, कंपेरेटिव एनालिसिस। अब हम 2012 वाले सीरीज में किस किस आइटम को कितना वेटेज दिया गया था, और अब 2024 वाले आइटम में उनको कितना वेटेज दिया गया है, ये लर्न करेंगे। फर्स्ट, फूड एंड बेवरेजेस। इसको 2012 वाले सीरीज में 45.86% का वेटेज दिया गया था, जो कि कम करके 36.75% तक लाया गया है। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है कि फूड में लोगों का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 करोड़ हाउस होल्ड फ्री फूड ग्रेन्स रिसीव कर रहे हैं, तो इसका वेटेज अब कम कर दिया गया है। हाउसिंग में पहले 10.7% वेटेज था, अब उसको इंक्रीज करके 17.67% कर दिया गया है। उसी तरह से क्लॉथिंग एंड फुटवेयर में जो एक्सपेंडिचर किया जाता था, जो वेटेज दिया जाता था, उसको पहले 6.53% दिया जाता था, अब उसको कम करके 2.38% दिया गया है। पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स को 2.38 से बढ़ाकर 2.99 का वेटेज दिया गया है। Next comes to the significance. What is the significance of all these changes? First, reduce volatility. The most volatile item is food. फूड में जैसे वेजिटेबल के सडनली प्राइजेस बढ़ जाते हैं, हार्वेस्ट के बाद फ्रूट्स के सडनली प्राइजेस चीप हो जाते हैं। उसी तरह से वेदर की वजह से, फ्लड्स, ड्रॉट्स या सप्लाई इश्यूज की वजह से प्राइजेस अचानक से जंप हो जाते हैं। इस वजह से जब अर्लियर सीरीज में फूड का वेटेज बहुत ज़्यादा था, तब क्या होता था कि हालांकि अदर आइटम्स का प्राइजेस स्टेबल है, फिर भी फूड के प्राइजेस अगर बढ़ या उतर जाए तो उसका सडनली रिफ्लेक्शन हो जाता था सीपीआई में। तो इस वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। पर अब जबकि फूड का वेटेज कम कर दिया गया है, इस वजह से ये वोलेटिलिटी कम हो गई है। अब फूड के प्राइजेस बढ़ भी गए या फिर घट भी गए तो वो इतना वोलेटाइल नहीं बना पाएंगे सीपीआई को जितना कि अर्लियर बनाते थे। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर बहुत स्टेबल दिखाई देगा। दिस इज वन एडवांटेज ऑफ द रिवाइज सीरीज। नेक्स्ट, बेटर कैलिब्रेशन। दिस इज रिगार्डिंग टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट्स टारगेट करती है वो डिपेंड करता है व्हाट इज द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, और उसी तरह से अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट घटा देगी। अब व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द अर्लियर सीरीज? अर्लियर सीरीज में 2012 में तब बहुत ज़्यादा लोगों का खर्चा होता था फूड और केरोसिन में, पर अब लोगों का एक्सपेंडिचर पैटर्न चेंज हो चुका है। अब लोग रेंट पे,
एजुकेशन, हेल्थ केयर, मोबाइल डाटा या ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा खर्च करते हैं। अब इन चीज़ों को ओल्ड सीरीज कैप्चर नहीं कर पाती थी, तो ज़्यादा चांसेस थे कि एक रॉन्ग फिगर ऑफ इन्फ्लेशन दिया जाता था ओल्ड सीरीज के द्वारा। अब एक रॉन्ग फिगर ऑफ इन्फ्लेशन मिलेगा तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट टारगेट करने में प्रॉब्लम हो जाता था। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का रियल लाइफ में रिफ्लेक्शन कम हो जाता था। अब ये अवॉइड होगा और बेटर कैलिब्रेशन इंश्योर करवाएगा आरबीआई। नेक्स्ट, बजटरी प्रेडिक्टेबिलिटी। It aids in making better estimates for inflation index components like dearness allowance and relief. So here it is important to learn what is dearness allowance. Dearness allowance मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अपनी एम्प्लॉयज को अपार्ट फ्रॉम सैलरी दिया जाने वाला एक्स्ट्रा पेमेंट, जो कि इन्फ्लेशन को मद्देनजर देख रख के दिया जाता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उस इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी देती है, उसको हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस। अब ये डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट होता है या फिर डायरेक्टली लिंक होता है सीपीआई इन्फ्लेशन से। जब ओल्ड बेस ईयर था तो ओल्ड बेस ईयर में ओल्ड स्पेंडिंग हैबिट्स को रिफ्लेक्ट किया जाता था। उसकी वजह से कभी कभी इन्फ्लेशन ओवरस्टेटेड होता था या फिर कभी अंडरस्टेट किया जाता था। इस वजह से गवर्नमेंट का जो डियरनेस अलाउंस था वो लेस रिलायबल बनता था। पर अब जबकि हमने बेस ईयर रिवाइज किया है, इस वजह से हमारी करंट रियलिटीज या फिर करंट एक्सपेंडिचर का डाटा कैलकुलेट होगा और उसकी वजह से हम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे इन्फ्लेशन का। और ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड व्हाट इज द डियरनेस अलाउंस विच इज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज। उसका फ्यूचर में एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमें करंट कितना डियरनेस अलाउंस देना चाहिए। इस वजह से गवर्नमेंट का सडन एक्सपेंडिचर या फिर फिस्कल स्ट्रेसेस है वो कम हो जाते हैं। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यू चेंजेस। नेक्स्ट, स्टेट लेवल इनसाइट्स। अर्लियर जो सीपीआई था मोस्टली फूड प्राइजेस पे फोकस करता था। तो अगर किसी भी स्टेट में प्राइजेस बढ़ जाती थी तो ऐसा समझा जाता था कि भाई वेजिटेबल या ग्रेन्स में प्राइजेस बढ़ चुके हैं, इस वजह से किसी स्टेट में प्राइस राइज हुआ है। पर अब जो न्यू रिवाइज सीरीज है उसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट, ट्रांसपोर्ट या सर्विसेज, इन सब सर्विसेज में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी काउंट किया जाता है। तो अब जब किसी स्टेट में जैसे भी कोई सर्विस हेवी स्टेट हो जैसे कि तेलंगाना या कर्नाटका, उनमें अगर प्राइस राइज हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, पर जो उनका जो हेल्थ या फिर एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है उनकी वजह से भी प्राइस राइज हो रहा है। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज। नेक्स्ट, लिंकिंग फैक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक लिंकिंग फैक्टर भी प्रोवाइड किया है जिसके हेल्प से इकोनॉमिस्ट ओल्ड एंड न्यू सीरीज के डाटा को कंपेयर एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। ये लिंकिंग फैक्टर एक प्रकार का कन्वर्जन की है जिसके हेल्प से हम ओल्ड सीरीज के डाटा को न्यू सीरीज में ढाल के कंपेयर कर सकते हैं और उसी तरह से न्यू सीरीज के डाटा को हम ओल्ड सीरीज में ढाल के कंपेयर कर सकते हैं। सो हाउ, सपोज अगर ओल्ड सीपीआई के अकॉर्डिंग किसी चीज की प्राइस है 100 रुपीज और न्यू सीपीआई के अकॉर्डिंग किसी चीज की प्राइस है 120 रुपीज, तो जब उस डाटा को या फिर उस चीज को न्यू सीरीज में डाल के कंपेयर किया जाएगा तो इस 100 रुपीज को हम 120 करके काउंट करेंगे। इसी तरह से अगर इसी प्राइस को, इसी आइटम को हम ओल्ड सीरीज में डाल के कंपेयर करेंगे तो इस 120 रुपीज को हम 100 रुपीज के तौर पे कंपेयर करेंगे या फिर 100 रुपीज काउंट करेंगे। इस वजह से क्या होगा, एक इन्फ्लेशन में हम लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी इंश्योर कर पाएंगे और ओल्ड और न्यू जो सीरीज है एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी हमें काउंट नहीं करेगा, हमें नहीं मालूम पड़ेगी। So with this I will end this lecture here. Thank you so much.